यूक्रेन के ऊपर का आसमान रविवार 29 जून 2025 की रात और स्लीपिंग मवार की सुबह जंग का अखाड़ा बन गया। रूस ने वो हमला किया जिसे पिछले 3 ईयर्सों में पूरी तरह से शुरू हुई जंग के बाद सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है। यह हमला मिलिट्री ताकत का एक फिरावना नमूना था जिसका मकसद यूक्रेन के डिफेंस को तबाह करना और वहां की आबादी में डर फैलाना था। इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में एक बड़ा और अलग अलग वेपन्सों का भंडार शामिल था और इसने एक ऐसे झगड़े को और बढ़ा दिया जिसमें पहले ही बहुत दर्द देखा गया था। पूरे देश में धमाकों की आवाज गूंज रही थी जो इस बात की याद हटा रही थी कि शांति यूक्रेनी लोगों के लिए अभी भी एक बहुत दूर और रिड्यूसेस और उम्मीद है, जो एक बार फिर सायरन और डिस्ट्रॉय की साउंड सुनकर अवोक। हमले का स्केल हैरान करने वाला था। यूक्रेनी मिलिट्री ऑफिशियल्स के मुताबिक रूस ने देश के अलग अलग टारगेट्स पर 470 से ड्रेमेंडरा ड्रोन और 60 मिसाइलों की एक बड़ी लहर लॉन्च की। यह हमला कोई एक अलग थलग घटना नहीं थी। फोर्स की घंटों तक चलने वाला एक लगातार हमला था। धीरे चलने वाले शाहिद ड्रोन जो एयर डिफेंस सिस्टम को थकाने के लिए बनाए गए थे और तेज ड्रेमेंडरा पावरफुल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक रणनीति को दिखाता है। ऐसा लगता था कि इसका मेन मकसद यूक्रेन की सिक्योरिटी शील्ड को पूरी तरह से खत्म करना था ताकि हर आने वाले खतरे को रोकना नामुमकिन हो जाए और यह तय हो सके कि बड़ी संख्या में हथियार अपने टारगेट्स तक पहुंचेंगे जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। रीसेंट टाइम की इस भयानक हमले का सबसे ड्रेमेंडरा असर राजधानी कीव पर पड़ा, लेकिन हमला पूरे देश में हुआ। दक्षिणी पोर्ट सिटी ओडेसा और सेंट्रल सिटी बिलात्सेरक्वा को भी बहुत ड्रेमेंडरा टारगेट किया गया, जो रूस के पूरे देश में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी वाले इलाकों पर हमला करने के इरादे को दिखाता है। कीव में हमला लगातार जारी रहा। रात भर धमाकों से इसोटों की फाउंडेशंस हिलती रही। रिहायशी इलाकों जो किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से दूर थे पर भयानक ताकत के साथ हमला किया। सिविलियन इलाकों जिसमें घर, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी भी शामिल थी को टारगेट करना एक स्लीपिंग ची समझी रणनीति को दिखाता है जिसका मकसद यूक्रेनी लोगों का हौसला तोड़ना और इस लंबे और क्रूर युद्ध का विरोध करने की उनकी इच्छा को खत्म करना। इतने बड़े और कोऑर्डिनेटेड हमले के पीछे का स्ट्रेटेजिक मकसद कई तरह का लगता है। एक लेवल पर यह यूक्रेन के कम और कॉस्टली एयर डिफेंस स्लीपिंग वर्सेस को खत्म करने की एक साफ कोशिश है, जिससे यह मुश्किल हो जाता है कि किन सिटियों और एसेट्स को बचाना है। दूसरे लेवल पर यह एक फिरावना पॉलिटिकल मैसेज है, एक ताकत का प्रदर्शन जिसका मकसद यूक्रेन और उसके इंटरनेशनल दोस्तों दोनों को फिराना है। अपनी इच्छा से बहुत ड्रेमेंडरा नुकसान पहुंचाने की अपनी कैपेसिटी को दिखाकर मॉस्को यूक्रेन की अपने इलाके की रक्षा करने की क्षमता में विश्वास कम करना चाहता है। इसलिए यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक स्लीपिंग चा समझा काम था जिसका सीधा मार्का यूक्रेनी नेशन के दिल पर था। इस बड़े हवाई हमले की मानवीय कीमत फौरन और दिल तोड़ने वाली थी। पूरे देश में हमले ने मौत और चोटों का निशान छोड़ा। सिर्फ कीव इलाके में इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि कम से कम 9 सिविलियन शॉटे गए और दर्जनों और अलग अलग सेवेरता की चोटों से जूझ रहे थे। खुद राजधानी में एक ऊंची इसॉट पर मिसाइल हमले में 6 निवासियों की जान चली गई जब वे सो रहे थे, जो अंधाधुंध हिंसा से होमसेलू जीवन के बिखरने का एक भयानक सीन था। हमले ने होम्सों को कब्रों में बदल दिया और आम मोहल्लों को आपदा क्षेत्रों में। हर कैजुअल्टी एक टूटे हुए परिवार, एक चुराया गया भविष्य और दुख और मातम में डूबे एक समुदाय को दिखाता है। अराजकता और डिस्ट्रॉय के बीच बहुत ड्रेमेंडरा ब्रेवी और अल्टीमेटली फोर्सिदान की एक कहानी सामने आई। भयंकर हवाई लड़ाई के फेजन, एक यूक्रेनी F-16 फाइटर जेट जो हाल ही में वेस्ट सी कंट्रियों से मिले मॉफियन एयरक्राफ्ट में से एक था, को मार गिराया गया। पायलट, जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, फौरन बाहर नहीं निकला। मिलिट्री स्लीपिंग गर्सेस के मुताबिक उसने स्लीपिंग फिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए ब्रेवी से लड़ाई लड़ी। दुश्मन की मिसाइल से टकराने के बाद भी इसे आबादी वाले इलाकों से दूर मोड़ने की कोशिश की। उसके अल्टीमेटली काम उसकी हिम्मत और कर्तव्य के गहरे एहसास का सबूत थे। उसने अपनी जान बचाने के बजाय जमीन पर रहने वाले अपने साथी सिटीजन्सों की रक्षा करना चुना। उसका नुकसान यूक्रेनी एयर फोर्स के लिए एक बड़ा झटका है।
और हर दिन किए जा रहे निजी फोर्सिडोनेटों का एक शॉर्ट में प्रतीक है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ नुकसान बहुत जमींदरा और गंभीर था। कीव में प्रभावित जगहों की लिस्ट में सिर्फ रिहायशी रिसॉर्टें ही नहीं, फोर्स्की, मीडिया ग्रुप, डैमेज्ड यूनिवर्सिटी कैंपस, यूक्रेनियन हॉस्पिटल विथ ब्रोकन विंडोज आफ्टर अटैक एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट_equally, एक यूनिवर्सिटी कैंपस, एक हॉस्पिटल और यहां तक कि एक बिजी मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट भी शामिल था, जो लंबे समय से हजारों सिटीजन्सों के लिए बॉम्ब शेल्टर का काम कर रहा है। बिलात्सेरक्वा शहर में एक ड्रोन ने एक हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक ऐसी सुविधा को नुकसान पहुंचा जो इलाज के लिए बनाई गई। ओडेसा इलाके में फायरिंग के हमलों से 2 मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। गैर सैन्य ठिकानों पर ये हमले अभियान की ब्रुटलता को निखारित करते हैं, जो लड़ाकों और सिटीजन्सों के बीच कोई अंतर नहीं करता है, जो सशस्त्र संघर्ष के लॉओं का साफ उल्लंघन है। यूक्रेन के आम लोगों को यह हमला युद्ध के साए में रहने की रोजाना की सच्चाई की एक बेनाक याद आता है। लगातार हवाई हमले के सायरन, आश्रयों में बिताई गई नींद रहित नाइट और अचानक मौत का हमेशा मौजूद डर का मनोवैज्ञानिक असर बहुत जमींदरा। होम्सों, स्कूलों और अस्पतालों का विनाश न केवल फौरन दुख का कारण बनता है, फोर्स की समाज के ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। फिर भी मलबे और दुख के बीच यूक्रेनी लोगों का लचीलापन बना हुआ है। वे मलबा हटाना, अपने पड़ोसियों की मदद करना और उन पर चलाए जा रहे आतंक अभियान का विरोध करना जारी रखते हैं, जो भारी डिफिकल्टों के सामने आत्मा की एक जबरदस्त ताकत दिखाता है। रूस के भारी हवाई हमले के सामने यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्सेस ने एक मजबूत और करेज वाला जवाब दिया। बहुत प्रेशर में काम करते हुए वे आने वाले ड्रोन और मिसाइलों के एक हिस्से को रोकने में सर्वयाब रहे, जिससे एक और बड़ी डिस्ट्रॉय टल गई। रिसेंटिंग की हमले की भारी मात्रा का मतलब था कि कई हथियार डिफेंसिव नेट से फिसल गए, जिससे लाइव्स माल का ग्रीफित नुकसान हुआ और जमीन पर बड़ी डिस्ट्रॉय हुई। एयर डिफेंस की आंशिक सफलता एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। रिसेंटिंग की यूक्रेनी सेना कुशल और बहादुर है, लेकिन वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसके पास एडवांस वेपन्सों की एक अंतहीन सप्लाई है। आसमान की लड़ाई एक क्रिटिकल और लगातार समूमिश है, जिसे यूक्रेन हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। यूक्रेन के मिलिट्री लाइफ आर्शिप की तरफ से जवाब एक गंभीर रिजॉल्व और अवहेलना का था। प्रोड्यूसर इन चीफ ओलेक्जेंडर सर्स्की ने हमले के बाद एक पावरवर बयान जारी किया। उन्होंने कसम खाई कि यूक्रेन को पूरी तरह से डिफेंसिव पोजीशन में नहीं धकेला जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि इससे केवल धीरे धीरे इलाके और जान का नुकसान होता है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के अंदर मिलिट्री टारगेट्स पर अपने हमलों को तेज करेगा। यह घोषणा एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत देती है, सिर्फ वॉर को इंड्यूरे से इनकार करते हुए बिना रिस्पॉन्सी कार्रवाई के। यह मॉस्को को एक साफ मैसेज है कि उसकी आक्रामकता की कीमत न केवल यूक्रेन में फोर्स की, रूस की अपनी सीमाओं के अंदर भी महसूस की जाएगी, जो भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक जरूरी कदम है। पॉलिटिकल लाइफ आर्शिप ने भी इस अवहेलना की भावना को इकोड। नेशनपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो विदेश में जरूरी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की तैयारी कर रहे थे, ने हमले को शुद्ध आतंक का एक काम रिवील्ड। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिविलियन और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे एक ऐसे देश की पहचान है जिसने अपना नैतिक कंपास खो दिया है और बर्बरता का सहारा लिया। उनके शब्द केवल अपने लोगों को राष्ट्र की ताकत का भरोसा दिलाने के लिए नहीं थे, फोर्स की इंटरनेशनल बिजनेस यूनिटी के लिए भी थे। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल जमींदरा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी फायरिंग के वेपन्सों के लिए अपनी अर्जेंट अपील को दोहराने के लिए किया, देते हुए कि वो एक तरह यूक्रेन जगह की रक्षा करें और अल्टीमेटली एक मार्ग में स्थायी शांति बहाल करने की जरूरत है। इस हमले में एक बार फिर यूक्रेनी समाज को एकजुट किया गया, युद्ध की आग में बनी नेशन में एकजुटता को मजबूत किया गया। उनकी भावना को तोड़ने के बजाय बंगाली में विरोध करने की रिजॉल्व को मजबूत किया गया। पूरे देश में नागरिक पंडितों का समर्थन करने, खून दान करने और नुकसान को मरम्मत करने के लिए एकजुट किया। यह सामूहिक लचीलापन यूक्रेन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दुख और अवहेलना के साझा एक्सपीरियंस ने लोगों के बीच एक अटूट बंधन बनाया।
वे समझते हैं कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उनका एग्जिस्टेंस एक साथ खड़े होने, अपनी सेना का समर्थन करने और जीत हासिल होने पर पिता पर उन्हें जो भी कठिनाई दे सकता है उसे सहन करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह बड़ा हवाई हमला ऐसी ही नहीं हुआ। यह 3 साल से चल रही जंग के बड़े संदर्भ में एक बड़ी बढ़ोतरी है। हाल के हफ्तों में रूस ने व्यवस्थित रूप से अपने हवाई हमलों को तेज किया है, यूक्रेनी एयर डिफेंस को तबाह करने और थकाने की एक साफ रणनीति में बड़ी संख्या में वेपन्सों का इस्तेमाल किया है। यह ताजा हमला उस ट्रेंड का फिरावना नतीजा है। डिप्लोमैटिक अटेम्प्टें लगभग रुक चुकी हैं। संहोमेश अब बर्बरता के दौर में आ गया है। 3 हफ्ते पहले हुई अल्टीमेटली सीधी बातचीत में कैदियों के आदान प्रदान पर सिर्फ सीमित समझौते हुए, जिसमें वॉर विराम या एक बड़े शांति समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे मिलिट्री रास्ता ही मुख्य थिएटर बना रहा। हमले का समय स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो यूक्रेन के लाइफ वारशिप द्वारा उच्च स्तरीय डिप्लोमैटिक टुगेदरटिविटी के साथ मेल खाता है। नेशनपति जेलेंस्की नए यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ जरूरी बातचीत के लिए लंदन में थे, जिसका ध्यान लगातार और बढ़ी हुई मिलिट्री सपोर्ट हासिल करने पर था। इसके बाद उन्हें मंगलवार 1 जुलाई को शुरू होने वाले नीदरलैंड में एक नाटो शिखर समकोइंसाइडेशन के डिनर में शामिल होना है। यह हमला इन मीटिंग्स के लिए एक ब्लडी पृष्ठभूमि का काम करता है, मॉस्को का एक कड़ा संदेश जिसका मकसद वेस्टजी समर्थन की बेकारता को दिखाना और नाटो सदस्यों को फिराना है। यह डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग का एक हिंसक और निंदनीय टुकड़ा है, जो भू राजनीतिक शतरंज के खेल में सिविलियन जीवन को रिमाइंडरों के रूप में इस्तेमाल करता है। बमबारी पर डिस्टिंक्शन राष्ट्रीय प्रतिक्रिया व्यापक निंदा की रही है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या यह रिमाइंडर निर्णायक कार्रवाई में ट्रांसलेट। वर्ल्ड नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, सिटीजन्सों को टारगेट करने को युद्ध अपराध बताया है। सहयोगी कंट्रियों ने यूक्रेन के साथ अपनी टुगेदर जुटता दोहराई है, जब तक जरूरी हो राष्ट्र के साथ खड़े रहने का वादा किया है। रीसेंट टंकी कीव के लिए समर्थन के वर्ड्सों को मिलिट्री हार्डवेयर की तेज डिलीवरी के साथ मेल खाना चाहिए, खासकर पैट्रियट और SAMPT जैसे स्लीपिंग फिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की, जिनकी उसके सिटियों की रक्षा के लिए सख्त जरूरत है। यह हमला यूक्रेन की रक्षा और सॉवरेंता के प्रति पश्चिम की प्रतिबद्धता के लिए एक क्रूर लिटमस टेस्ट का काम करता है। आखिर में इस घटना का सिग्निफिकेंस यूक्रेन की सीमाओं से कहीं रिमाइंडर है। यह यूरोपीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह हमला उस गंभीर खतरे को रेखांकित करता है जो रूस की रिवेंजवादी महत्वाकांक्षाएं डिस्टिंक्शन राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए पैदा करती है। यह फायरों की आक्रामकता को रोकने के लिए एक मजबूत और टुगेदरजुट प्रतिक्रिया की तत्काल जरूरत पर प्रकाश डालता है। यूक्रेन के लिए यह एक गहरी नैशनीय त्रासदी का क्षण है, लेकिन अटूट रिजॉल्व का भी। दुनिया इस खुले आतंक के कार्य पर कैसे प्रतिक्रिया करती है, यह न केवल युद्ध के भविष्य को आकार देगा फोर्स कि 21वीं सदी में आक्रामकता का सामना कैसे किया जाता है, इसके लिए एक मिसाल भी कायम करेगा। यूक्रेन की रक्षा कई मायनों में बल के बजाय कानून द्वारा शासित दुनिया की रक्षा है,